नमस्कार। कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में वो पहले राजा और पहले साम्राज्य आखिर बने कैसे? आज हम टाइम मशीन में बैठकर उसी दौर की यात्रा करेंगे और समझेंगे कि कैसे छोटी-छोटी बस्तियों से शक्तिशाली साम्राज्यों का जन्म हुआ। आज तो बहुत सीधा है। हम वोट देते हैं और हमारा शासक चुना जाता है। लेकिन चलिए जरा 3000 साल पीछे चलते हैं। उस जमाने में जब कोई वोटिंग मशीन या चुनाव नहीं होते थे, तब कोई सत्ता के शिखर तक पहुंचता कैसे था? यही वो बड़ा सवाल है जिसे आज हम समझने वाले हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम शुरू करेंगे इस बात से कि राजा बनते कैसे थे, फिर देखेंगे कि कैसे छोटे राज्यों से बड़े साम्राज्य बने, उन्हें चलाने का सिस्टम क्या था, और आखिर में हम उन जरूरी बातों पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के नजरिए से सबसे अहम हैं। तो 3000 साल पहले कोई राजा बनता कैसे था? देखिए, ये कोई विरासत में मिली चीज नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह का पावर शो था। जो लोग राजा बनना चाहते थे, वो अपनी ताकत साबित करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। और इस सब का सेंटर पॉइंट था अश्वमेध यज्ञ। अब इसे सिर्फ पूजा पाठ मत समझिए, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। ये एक राजा का ये ऐलान करने का तरीका था कि इस इलाके का सबसे बड़ा शासक मैं हूं। अब ये होता कैसे था? ये अपने आप में एक हाई स्टेक गेम था। सोचिए, एक सजे धजे घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। अगर वो घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके में गया, तो उस राजा के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो लड़ो या फिर हार मान लो। और अगर घोड़ा बिना किसी रोक टोक के वापस आ गया, तो राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करता था और उसकी शक्ति पर मोहर लग जाती थी। तो जैसे जैसे इन राजाओं की ताकत बढ़ी, समाज का स्केल भी बढ़ने लगा। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे छोटी छोटी बस्तियां, जिन्हें जनपद कहते थे, भारत के पहले बड़े बड़े साम्राज्यों यानी महाजनपदों में बदल गई। देखिए, जो राजा अश्वमेध यज्ञ जीतते थे, वो अब सिर्फ जन यानी लोगों के राजा नहीं रहे। अब वो जनपद के राजा थे, मतलब एक जमीन के, एक इलाके के। इस शब्द का मतलब ही है वो जगह जहां लोगों ने अपने पैर जमाए। यहीं से क्षेत्रीय राज्यों का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और हमें उस जमाने के जिंदगी की झलक मिलती है इन जैसी चीजों से। ये है चित्रित धूसर पात्र। जरा सोचिए कितने खूबसूरत बर्तन है ना? शायद बड़ी बड़ी दावतों और खास मौकों पर इस्तेमाल होते होंगे। ये बताते हैं कि उस दौर का समाज काफी विकसित था। अब देखिए, इन पॉलिटिकल बदलावों के साथ साथ समाज में भी एक सिस्टम बन रहा था। समाज को 4 वर्णों में बांटा गया। ब्राह्मण, जो पढ़ाई और यज्ञ का काम करते थे, क्षत्रिय, जो योद्धा थे, वैश्य, जो किसान और व्यापारी थे, और शूद्र, जो बाकी तीनों की सेवा करते थे। और हाँ, ये सामाजिक ढांचा समझना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। फिर क्या हुआ? वक्त के साथ कुछ जनपद बाकी सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। आप इन्हें उस दौर की सुपर पावर्स कह सकते हैं, और इन्हीं को कहा गया महाजनपद। ये भारत के पहले बड़े साम्राज्य थे, जिन्होंने इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल उठता है कि ये नई नई सुपर पावर्स, ये महाजनपद, इतने बड़े इलाकों को चलाते कैसे थे? जाहिर है ये आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें चाहिए था एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव टूलकिट। चलिए देखते हैं क्या था उस टूलकिट में। इन महाजनपदों की 3 खास पहचान थीं। पहली, अपनी राजधानियों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें और किले। दूसरी, एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। और तीसरी, इन सबका खर्चा उठाने के लिए एक रेगुलर टैक्स सिस्टम। ये तीनों चीजें उन्हें जनपदों से अलग बनाती थीं। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है कौशाम्बी के किले की ये दीवार। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थी दोस्तों, ये राजा की ताकत और दौलत का खुला प्रदर्शन थी। ये एक मैसेज था कि हम कितने पावरफुल हैं। अब जाहिर है, इतने बड़े किले और सेना को मेंटेन करने के लिए पैसा तो चाहिए। अब राजा सिर्फ कभी कभी मिलने वाले तोहफों के भरोसे नहीं रह सकते थे। इसीलिए उन्होंने एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम बनाया। किसानों से, कारीगरों से, व्यापारियों से, हर किसी से नियमित टैक्स लिया जाने लगा। अब बात करते हैं 2 बिल्कुल अलग अलग सिस्टम्स की जो उस दौर में चल रहे थे। एक तरफ था मगध का राजतंत्र, जहां एक ही राजा का हुक्म चलता था, और दूसरी तरफ था वज्जी का गणराज्य, जो थोड़ा डेमोक्रेटिक था। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। मगध में सारी पावर एक राजा के हाथ में थी, वहीं वज्जी में गण या संघ था, मतलब
कई शासक मिलकर सभाओं में बहस करके फैसले लेते थे। और ये जो राजतंत्र और गणराज्य का अंतर है ना, ये एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक है। तो आखिर मगध इतना पावरफुल बना कैसे? इसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी लोकेशन। गंगा और सोन नदियों की वजह से जमीन उपजाऊ थी, जिससे खूब फसल होती थी। पास के जंगलों से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे और लोहे की खदानों से बनते थे मजबूत हथियार। और वज्जी की ताकत का राज क्या था? उनकी एकता। खुद भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब तक वज्जी लोग मिलकर सभाएं करते रहेंगे और एक साथ काम करेंगे, तब तक वो तरक्की करते रहेंगे। यही उनकी सफलता का सीक्रेट था। लेकिन ये सारे राजनीतिक बदलाव हवा में नहीं हो रहे थे। इनके पीछे थी खेती में आई एक क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने इतनी बड़ी आबादी और सेनाओं का पेट भरना मुमकिन बनाया, जो किसी भी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी होती है। इस दौर में दो बड़े गेम चेंजर थे। पहला, हल में लकड़ी की जगह लोहे का फाल इस्तेमाल होने लगा। इससे कठोर जमीन को भी जोतना आसान हो गया। और दूसरा, धान के बीजों को सीधे खेत में फेंकने के बजाय उनकी पौध लगाकर रोपाई की जाने लगी। इन दोनों चीजों ने पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। चलिए अब इन सब पॉइंट्स को जोड़ते हैं सीधे एग्जाम से। देखते हैं कि तैयारी के लिहाज से हमें क्या-क्या याद रखना जरूरी है, ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। अगर हम पिछले सालों के पेपर्स को देखें तो ये कुछ हॉट टॉपिक्स हैं। महाजनपदों की खासियतें क्या थीं, जैसे किले और टैक्स सिस्टम। मगध इतना पावरफुल क्यों बना? गढ़ या संघ का सिस्टम कैसे काम करता था? और मगध और वज्जी के सिस्टम में क्या अंतर था? इन पर सवाल बार बार आते हैं, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो एक नज़र में हमारी पूरी कहानी ये है। 3000 साल पहले नए राजाओं का दौर शुरू हुआ। 2500 साल पहले महाजनपद अपने चरम पर पहुंचे। और फिर लगभग 1500 साल पहले गणराज्यों का दौर धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, एक ताकतवर राजा का शासन बेहतर था या बहुत सारे लोगों का मिलकर चलाया जाने वाला संघ? कौन सा सिस्टम वक्त की कसौटी पर ज्यादा खरा उतरा और क्यों? ये इतिहास हमें आज भी शासन और शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।